वेलकम टू बुक बूस्टर। हम बायोलॉजी के टॉप एमसीक्यू का सेकेंड पार्ट लेकर आ गए हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिना चप्पल उतारे घंटा भी बजा दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सा एंटीबायोटिक है इसमें? क्विनीन, सल्फाग्वानिडीन, एस्पिरिन और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा सल्फाग्वानिडीन। ये आपका एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का यूज़ क्या है आप जानते ही हैं, एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है ये, ठीक है। जब भी बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है उससे बचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो क्विनीन जो है आपका, क्विनीन और एस्पिरिन ये सब है दर्द निवारक है, मतलब एंटीपायरेटिक है। ये एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक यानी दर्द निवारक है। एस्पिरिन क्या है? दर्द निवारक है। सल्फाग्वानिडीन क्या है? प्रतिजैविक है। इसके अलावा क्लोरेमफेनिकॉल भी है, प्रतिजैविक है, ये भी एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन भी क्या था? एंटीबायोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं किसके? ए संक्रामक रोगों के, बी वायुजन्य रोगों के, सी जलजन्य रोगों के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉलरा और टाइफाइड क्या है? जलजन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण क्या होता है? ये दोनों क्या है? जीवाणु जनित रोग है। इसका कारण है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, ठीक। और कॉलरा का क्या, कौन सा जीवाणु से होता है? ये विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, ठीक है। पीने के पानी से फैलता है। अगर दूषित पानी पिएंगे तो ये होगा ही होगा। तो पानी का उचित उपचार करके इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत। हृदय हार्ट को बोलते हैं, फेफड़ा लंग्स को बोलते हैं, वृक्क किडनी को बोलते हैं और यकृत लिवर को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर एफ्लाटॉक्सिन से कौन सा प्रभावित होता है? तो हमारा लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। लीवर हम जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। यह एक मुख्य क्या है? पाचक ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लीवर क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित होती है। ये क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये, ठीक। अब एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कैसे पैदा होता है? तो कुछ कवक होते हैं जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये कुछ प्रजातियां हैं जो कि भोजन को विषाक्त कर देती है, मतलब खराब कर देती है। इसी से एफ्लाटॉक्सिन निकलता है जो यकृत को प्रभावित करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो पोस्टमार्टम होता है, अगर किसी को जहर दे दिया जाता है, पोस्टमार्टम के टाइम में उसके लीवर को ही डायसेक्शन करते हैं, लीवर को ही फाड़ते चीरते हैं, तब उससे पता चलता है कि उसको जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो इससे क्लियर है कि यकृत ही जहर से प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में ही बन गया। ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है कौन सा है? ए आयोडीन 131, फास्फोरस 32, सोडियम 24, कोबाल्ट 60। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका सही आंसर होगा कोबाल्ट 60। और इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फास्फोरस 32 भी, ये दोनों का यूज होता है ल्यूकेमिया के इलाज में, इन दोनों का यूज होता है, ठीक है। तो ये सी एंड डी दोनों, यानी फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, इन दोनों का यूज ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकोजीन, ये नाम याद रखिएगा। ओंकोजीन संबंधित है किससे? तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्रज्वर से, किससे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब कर्क रोग से संबंधित है ओंकोजीन। ये कैंसर, कर्क रोग क्या है? कैंसर,
कैंसर से संबंधित है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे पहले इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में ये खोजा गया था। ये किसका जनक था? मुर्गियों में कैंसर का जनक था। मुर्गियों में कैंसर का जनक था। इसको क्या नाम दिया गया था उस टाइम? रॉस सरकोमा वायरस। ठीक है, इसको नाम दिया गया था रॉस सरकोमा वायरस। ठीक है, रॉस सरकोमा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है? ठीक है, ये रोग का कारक भी है और उसका इलाज भी है। आंसर क्या है? तंबाकू, अल्कोहल, आयनीय विकिरण, पराबैंगनी किरण। ये दोनों तो आपको पता ही होगा कि नहीं होगा। ये सिर्फ कैंसर उत्पन्न करता है, इसका इलाज नहीं कर सकता है। दवा दारू, ये दवा ही इलाज करता है, दारू नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में से ही बचा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयनीय विकिरण। तो आयनीय विकिरण वह कारक है जो कि कर्क रोग यानी कैंसर रोग उत्पन्न कर भी सकता है और उसके इलाज में यूज भी होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं के संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो गांठ बन जाता है उसको तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर मीडियम एक्सपोजर मिल रहा है किरणों से, विकिरण से, तो कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज प्रणाली परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, प्रणाली का कार्य, बी, प्रणाली का विकास, सी, प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली जो है ये क्या है? तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। यह सहज कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, मतलब जो कि नेचुरल कार्य है उसको नियंत्रित करता है। अतः सहज प्रणाली के विकास की प्रणाली को क्या बोलते हैं? स्वपोषी प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? ऑप्शन है, जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, बी, क्रोमोसोम के बदलाव से, सी, जीन के सम्मिश्रण यानी सफलिंग से, डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम के बदलाव, जीन के शफलिंग, इन तीनों से ही लैंगिक जनन का आनुवंशिक विचरण होता है। आपको पता ही होगा कि एक वंश से दूसरे वंश में जो गुण का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? डीएनए के थ्रू होता है। डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जीन ही वो कारक था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है, डीएनए को अंतःपात्र में किसने बनाया? ऑप्शन है, आर्थर कॉनबर्ग, बी, रॉबर्ट हुक, सी, एडवर्ड जेनर, डी, जोसेफ लिस्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आर्थर कॉनबर्ग। इसने डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म अभी भी आपको बताया गया है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये देख लीजिए। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके खोजकर्ता कौन थे? फ्रेडरिक मिशर। देखिए, इन सब में ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, हर बार अलग। खोजकर्ता याद रखिएगा, इसको खोजा किसने था? फ्रेडरिक मिशर ने। अब इसके डबल हेलिक्स मॉडल यानी कुंडलीकार विन्यास जो इस तरह से होता है, इसे कुंडलीकार विन्यास की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी। उसके साथ विल्किंसन और फ्रैंकलिन भी थे। जनरली ये दो नाम आपको दिया रहेगा, वाटसन एंड क्रिक। तो डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया था डीएनए का? वाटसन और क्रिक। और देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने बनाया? प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में इसका संश्लेषण किसने किया था? तो उसको किया था हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, आर्थर कॉनबर्ग ने इसको क्या किया? अंतःपात्र में बनाया। आर्थर कॉनबर्ग ने इसको अंतःपात्र में बनाया। खोजकर्ता फ्रेडरिक मिशर, कुंडलीकार विन्यास की खोज वाटसन एंड क्रिक, प्रयोगशाला में किसने संश्लेषण किया? हरगोविंद खुराना, अंतःपात्र में किसने बनाया? आर्थर कॉनबर्ग। और नाइट्रोजनी बेस इसका क्या क्या है? ATGC, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और
साइटोसिन। ठीक है, याद रहेगा उम्मीद है। नेक्स्ट, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? डायबिटीज वही है, इंसुलिन की कमी से होता है, शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी जिसे बोलते हैं। तो कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 फरवरी। 14 फरवरी तो आपको पता ही होगा क्या होता है। सेकेंड है 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नवंबर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वह सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास कर सकता है, प्रजनन करने में समर्थ होता है। विषाणु, देखिए विषाणु के बारे में एक बात बता दूं, इसको बोला जाता है जीवित और मृत के बीच की कड़ी। जीवित और मृत के बीच की कड़ी, मतलब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको बोला जाता है। क्यों? जब तक ये बिना किसी के संपर्क में है, ये क्या हुआ है? डेड है, मरा हुआ है। ये सूक्ष्म जीवों के जगत का क्या है? भूत है। जैसे हम सुनते होंगे कि वो उधर गया, उस पर भूत चिपट गई, या चुड़ैल चिपट गई, भूत चिपट गई। ऐसा ही है ये विषाणु, सूक्ष्म जीव जगत का, ये भूत है वहाँ का। जैसे ही ये अकेला है तो ये क्या है? डेड है, मरा पड़ा है। जैसे ही ये किसी जीव के जीवित के संपर्क में आया, ये जीवित हो उठता है। ठीक है, और उसमें प्रजनन करने लगता है और बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एवं मिलिंडा गेट्स, बिल गेट्स का नाम तो आपको सबको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं ये, द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए शुरू किया गया था? बिल गेट्स, उसकी वाइफ का नाम था मिलिंडा गेट्स, अब इसका डिवोर्स हो चुका है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? आह्वान नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, किससे लड़ने के लिए इन्होंने आह्वान कार्यक्रम की शुरुआत की थी? ये 2003 में की थी। तो ऑप्शन है डेंगू, पीलिया, HIV, एड्स और फाइलेरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एड्स यानी HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स से लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया था? एक कार्यक्रम आयोजित चलाया था, आह्वान, 2003 में। इनके बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स का एक NGO है, बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में, या फ्रांस में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड एक दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे, उन्होंने ही पहला ट्रांसप्लांट किया था सफलतापूर्वक। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, बी लैम्बेल, सी टेमिन, डी ल्यूवेनहोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहोक, इन्होंने ही किया था। एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, इन्होंने ही जीवाणु की खोज की थी। इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है ल्यूवेनहोक को। इन्होंने क्या किया था? 1676 में इन्होंने अपना एक सिंगल माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी से इन्होंने जीवाणु को पहचाना था। ठीक, नेक्स्ट है, कणीय तत्व क्या है? पार्टिकुलेट मैटर, PM बोला जाता है इसको, पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन है ठोस अपशिष्ट, बी वायु प्रदूषक, सी जल प्रदूषक, डी मृदा प्रदूषक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वायु प्रदूषक। आपने सुना होगा ये PM10, PM2.5 वायु प्रदूषक हैं ये सब। ठीक है, कणीय तत्व क्या है? इनको कणीय प्रदूषक कहा जाता है। ये वायु में उपस्थित होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और
तरल यानी द्रवों के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण हो जाता है। कुछ कण और पानी की बूंदें होती है, जलवाष्प की बूंदें, उसमें मिक्स होके ये एक जटिल मिश्रण बन जाता है। यह वायु की गुणवत्ता को क्या करता है? बहुत प्रभावित करता है, खराब करता है। नेक्स्ट है संवहनी यानी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? हम जानते हैं कि पानी खींचते हैं जड़ों के थ्रू पौधे। तो ऑप्शन है फ्लोएम, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जाइलम टिश्यू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। देखिए इसमें जाइलम होता है, एक होता है फ्लोएम। इन दोनों को मिला के संवहनी बंडल बोला जाता है, संवहन वेस्कुलर बंडल, संवहन बंडल बोला जाता है इसको, दोनों को मिला के। ठीक है, तो जाइलम क्या होता है कि जब पौधे जड़ों से पानी या खनिज लवण खींचते हैं तो ये जाइलम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, और जब पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं और उनको सभी प्लांट के सभी पार्ट्स में जब बांटना होता है तो बांटता कौन है? फ्लोएम। ये बांटता है, फैलाता है। ठीक है, तो नाम से भी दिखा रहा होगा जाइलम जा रहा है, तो पानी ऊपर जा रहा है। अब फ्लोएम क्या करता है? फैलाता है। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होगा? ऑप्शन है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी को अब फॉरेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट। यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिया होता है इसलिए नहीं होगा, फॉरेनहाइट में होता तो सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? मतलब यूनिवर्सल डोनर जो दे सके सबको, अन्य सभी रक्त ग्रुप के लोगों को अपना खून दे सके, उसी को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो कौन सा है यूनिवर्सल डोनर? ए बी, ए ओ और बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ओ ग्रुप जिसका भी है वो ब्लड किसी को भी दे सकता है, किसी भी ग्रुप वाले को दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है। लेगा वो सिर्फ ओ से ही, लेकिन दे सबको सकता है। ओ वर्गधारी व्यक्ति जो भी है वो सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी वर्ग वाला जो व्यक्ति है ना, ये किसी से भी ले सकता है, यानी इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। ये ले सकता है और ये क्या कर सकता है? दे सकता है। फिर ये किसी से भी ले सकता है, ये किसी को भी, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। ठीक है, तो ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुक रज्जु में यानी स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? यह क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है। कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं स्पाइनल कोड में निकलती है? ऑप्शन है 13, 31, 33 और 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 31। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, हमारा एक दूध का दांत होता है, एक परमानेंट होता है ना, टेम्पररी और परमानेंट। दूध का दांत टूटता है, फिर उसके जगह नए दांत आते हैं। तो ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, 2 बार आते हैं? तो ऑप्शन है 4, 20, 12 और 28। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा सी ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दांत ऐसे हैं, 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं, और 12 दांत जो है ऐसे हैं जो परमानेंट होते हैं। ये हमें जीवन में एक ही बार निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य की खोपड़ी में यानी स्कल में कितनी अस्थियां होती है, कितनी हड्डियां होती है ये खोपड़ी में? ठीक है, ऑप्शन है 8, 30, 32, 34। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोपड़ी, स्कल, कपाल, इसमें कितनी हड्डियां होगी? 8। खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। अब जैसे कि है मुंह में कितनी हड्डियां होती है? मुख में होती है हमारी 14। ठीक है, कंठ में तो पता है, छू के देख लीजिए एक ही हड्डी होगा। कान में
कान में 6, ठीक है। मुख में 14, कान में 6 और खोपड़ी में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? ए खोखली, बी संरंध्री, सी ठोस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखली। जो हमारे पैर की हड्डी होती है ना, वो खोखली होती है। और शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? उसको बोलते हैं फीमर। शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? वो पैर में ही होता है, जांग में, जांग की हड्डी। उसको क्या बोलते हैं? फीमर। ये सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। ये कहाँ होती है? जांग में, ठीक। और सबसे छोटी हड्डी वो कान में होती है, छोटी कान में होती है, उसको बोलते हैं स्टेपीस, ठीक। स्टेपीस सबसे छोटी, फीमर सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये अभी हमने पढ़ा था, 100, 200, 300, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। टोटल कितना हड्डी होता है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई समझ लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है, यानी वेस्टेजियल ऑर्गन कौन सा इसमें नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? निक्टेटिंग पर्दा, बी कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशियां, सी सामने वाले चपटे दांत, डी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। जो हमारा आगे वाला दांत है, इंसाइजर बोलते हैं उसको, दो चपटे चपटे दांत दिख रहे होंगे ऊपर नीचे, तो उनका ऐसा कोई यूज़ नहीं है शरीर में, ऐसी बात तो नहीं है, उसका बहुत सारा यूज़ है। कोई भी चीज़ को काटने कुतरने के लिए उसी का यूज़ किया जाता है। और ये सब जो है, और जो निक्टेटिंग पर्दा है, कर्णपाली कर्नाभ मांसपेशियां, जो कान के ऊपर जो मांसपेशी है, कान, बाहरी कान, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये कहाँ होता है? हमारे आंत में होता है, मतलब बड़े आंत में, ठीक है। तो इन सब का कोई यूज नहीं है, लेकिन हमारा कृंतक का यूज है। तो इंसाइजर यानी चपटे वाले दांत जो है, ये अवशेषी अंग नहीं है। बाद बाकी ये तीनों क्या है? ए, बी और डी, ये तीनों अवशेषी अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन उत्तरदायी है? ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम, डी इंसुलिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम, सी। एंजाइम क्या है? एक जैवीय उत्प्रेरक है, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। अन्य उत्प्रेरक की तरह ये अभिक्रिया को क्या करता है? तेज कर देता है। कैटालिस्ट उत्प्रेरक, कैटालिस्ट क्या करता है? कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसको क्या करता है? तेज करता है। तो एंजाइम क्या करता है? ये अपने शरीर के अभिक्रिया को तेज कर देता है। जीवों में ज्यादातर एंजाइम की उपस्थिति में ही ये अभिक्रियाएं होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट लेके हम बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।